वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने सुना है आज आप बहुत खुश हैं। चलिए आपकी खुशी को और चार चांद लगा देते हैं। और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आप लोगों के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम आप देने वाले हैं और इसके बड़े लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस और मेमोरीज आप बनाने वाले हैं। तो कुछ ऐड करते हैं उन मेमोरीज में। और क्या ऐड करने जा रही हूँ मैं ऐड करने जा रही हूँ आपके 10 में से 10 मार्क्स। कौन से हैं ये 10 में से 10 मार्क्स? आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का, यस। तो उसमें से जो 10 मार्क्स का पेपर आएगा वो आएगा आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। कैसे आएगा मैं आपको बताती हूँ। आपका 2 मार्क्स का आएगा मैप वर्क। तो मैप वर्क की ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज़रूर चेक करिएगा, मदद मिलेगी। आपके 3 से 4 MCQs आएंगे इस चैप्टर में से। क्रोनोलॉजी के बेसिस पर एक वीडियो अपलोडेड है, उसे भी आप चेक करिएगा, जो टाइमलाइन के क्वेश्चन होते हैं। बाकी हम इसको इन डेप्थ करेंगे बहुत जल्दी। फिर आएगा आपका एक 2 मार्कर क्वेश्चन और एक आएगा आपका 3 मार्कर क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव। 5 मार्क का मतलब ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन होगा। तो आपका जो पैटर्न है आपने अगर देखा हो तो उसमें 2 मार्कर के कुछ क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन 3 मार्कर के होते हैं और कुछ कुछ क्या एक ही क्वेश्चन होता है 5 मार्कर का। तो इस चैप्टर में से एक 2 मार्क का आएगा और एक 3 मार्क का आएगा, तो टोटल 5 मार्क्स के सब्जेक्टिव हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट आपकी बन जाती हैं 10। तो 10 में से 10 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आज प्रिपेयर कराया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके कहीं पर भी कोई मार्क्स कटें, स्पेशली नेशनलिज्म इन इंडिया से। नहीं बनता है भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपकी नेशनल हिस्ट्री के बारे में ये बताता है और बहुत ही सुंदर तरीके से एनसीईआरटी ने कुछ ही की एरियाज लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10 में से 10 की ओर। अब सामने आपके दिया हुआ है एनसीईआरटी का पेज और एक है हैंड रिटन प्रिपरेशन जो कि माइंड मैप्स है। तो माइंड मैप्स बड़े यूजफुल होते हैं। टाइम एंड अगेन आपको बताया गया है कि जो आपका इवेलुएटर होगा वो ध्यान देगा सिर्फ कीवर्ड्स पे, ना कि आपकी फैंसी इंग्लिश पे। ठीक है, तो इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए कि आपके टिप्स पर पॉइंट्स होने चाहिए। ऑलराइट, तो ये जो आपका फर्स्ट पेज है इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं बनता है, इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है और वो 2 मार्कर के लिए बनता है और वो है आपका ये, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। डू यू एग्री दैट जब एक तरफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बढ़ रहा था, वैसे ही पैरेलली कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नेशनल मूवमेंट ने अपनी जोर पकड़ लिया था। एक तरफ था एंटी कॉलोनियल, ठीक है, तो एंटी कॉलोनियल मतलब कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हो गए थे और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू हुए, धीरे धीरे उसी मूवमेंट ने क्या रफ्तार पकड़ ली, एक नेशनल टेंडेंसी की। तो ये मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बढ़ा वैसे वैसे नेशनल मूवमेंट भी बढ़ा। तो डू यू एग्री? यस वी एग्री। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आपको ये फॉलोइंग लाइंस में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है जो 2 मार्कर के लिए आ जाता है। तो किस तरीके से हुआ? पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कोलोनलिज्म। कई बार ऐसा होता है ना कि क्लासरूम में आप बैठे हुए हो और कहीं ना कहीं किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया है, और किसी ने क्योंकि आपको प्रोवोक कर दिया है तो आपने अपनी ही एक डिस्कवरी कर ली कि अरे आई कुड बी बेस्ट ऑन दीज लाइन्स व्हेन कंपेयर्ड विद अदर्स। तो बस वही है, जब आपको नहीं पता होता है कि आपके जो मूव्स हैं वो आपको किस तरफ ले जाएंगे। तो जब इंडिया में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, चुटपुट प्रोटेस्ट इधर उधर होते थे अलग अलग एरियाज में, तो धीरे धीरे ऑन अ लार्जर स्केल देखा गया कि उसने एक नेशनल टेंडेंसी को ग्रो कर दिया था। तो ये बहुत ही एक अच्छी अप्रोच थी। और ये वाला जो पेज है ना आपका, जनरली इग्नोर कर देते हैं बच्चे। तो यहाँ एक्चुअली में आपको लगता है कि भाई चैप्टर शुरू हो रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, नहीं, यहाँ पर आपका एक 2 मार्कर या 3 मार्कर भी हो सकता है, वो छुपा हुआ है इस पैराग्राफ में, तो इसको आप जरूर रीड करिएगा। बाकी ऊपर नीचे इट्स ऑफ नॉट मच यूज, बट डू रीड देम आल्सो। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पेज और पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपका एक 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये आपके की पॉइंटर्स हैं, इसलिए थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है एनसीईआरटी,
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका सिंपली वो क्या आएगा कि हाउ डिड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट द इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। या फिर एक आ सकता है एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड व्हाट वाज हिज मोड ऑफ स्ट्रगल। तो ये भी आपका एक 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी एक नई मोड ऑफ स्ट्रगल सामने आई थी। ठीक है, आई एम श्योर आप सब आंसर दे रहे हैं, ये समझ चुके हैं, बट बस आपको छटनी करनी है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये डायरेक्ट दिया हुआ है कि सोसाइटी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट थे। तो देयर वाज लॉट ऑफ सोशल अनरेस्ट, फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू हो गए थे ब्रिटिशर्स, जबरदस्ती एक पूरी फौज बना दी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, जिसमें मोर देन मिलियन इंडियंस वर फोर्स टू गो टू यूरोप टू सर्व इन द ब्रिटिश फोर्सेस। सो ये अपने आप में, और इंडिया, देयर वाज वन orthodox thinking that we should not cross overseas. Once overseas is crossed, your Brahmanhood is disturbed, destroyed. तो वो सात समुंदर पार नहीं जाना है हमें। तो बहुत सारे सोशल अनरेस्ट इस तरीके से ब्रिटिश पॉलिसीज के चलते हुए थे, और फोर्स रिक्रूटमेंट अपने आप में बड़ा सप्रेसिव था उनके लिए, जो नहीं जाना चाहते थे फोर्सेज में ना। हम सब नहीं बने हैं फौज में काम करने के लिए। फौज के लिए आपको एक एटीट्यूड चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर था आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच वाज वेरी सीवियर। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है, आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब भी कभी कहीं पर भी जब वॉर होती है तो जो प्राइसेस होती हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इंडिया में भी यही हुआ था, जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज था दे रैपिडली इंक्रीज्ड। ब्रिटिशर्स दे इंट्रोड्यूस न्यू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, है ना। इंडिया में जो कस्टम है आपका इनकम टैक्सेस का, ये ब्रिटिशर्स द्वारा है। तो बहुत सारे नए किस्म के टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है, जब इतने सारे टैक्सेस इंट्रोड्यूस होंगे तो अगेन अनरेस्ट आएगा। और वो टैक्सेस सिर्फ इसलिए बढ़ाए गए थे क्योंकि इंग्लैंड को बहुत पैसों की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ गया था, है ना। आर्मी पे खर्चे बहुत होने लग गए थे। तो उसके चलते उसे पैसा तो कहीं से जनरेट करना था। तो कहाँ से जनरेट करेंगे? अपनी मदर कंट्री से तो करेंगे नहीं। तो जितनी भी कॉलोनीज थी, अक्रॉस ऑल कॉलोनीज, ब्रिटिशर्स दे इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस, दे increased the existing taxes. So this is how they were able to cover their all expenditures on the army. तो ये हो जाते हैं आपकी इकोनॉमिक रीजंस। फिर आ जाते हैं कुछ नॉट इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। फिर आ जाते हैं आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट। क्या था ये? बड़ा लॉन्ग लास्टिंग था। वो था आपका अराइवल ऑफ गांधी जी। जैसे ही इंडिया में गांधी जी अराइव करते हैं, कब आते हैं वो इंडिया में? वो आते हैं 1915 में गांधी जी इंडिया में आते हैं। और जब वो आते हैं तो उसके साथ एक नया एरा शुरू हो जाता है। और उस एरा को आप क्या बोलते हो? उस एरा को कहा जाता है, बिकॉज आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो दैट एरा इज, मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी और भद्दी कैसे है, क्या करें, है ना। इस एज में हैंड राइटिंग नहीं आप सुधार सकते हैं। एनीवे, बट आई एम डूइंग माय बेस्ट। तो उस जो 19 पोस्ट 1915 के बाद का जो इंडियन पॉलिटिक्स था, दैट इज कॉल्ड एज गांधीयन एरा। ऑलराइट। तो इसमें गांधी जी की फिलोसफी बहुत पॉपुलर हुई, मुझे बोलते हुए भी, बिकॉज एवरीवन नोज कि वंस गांधी जी केम इन इंडिया, ही started